गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम वही चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है शेर शाह सूरी एवं उसका प्रशासन, उसके शेष भाग का अध्ययन हम करेंगे। तो यहाँ हम अध्ययन करेंगे शेर शाह सूरी का शासन प्रबंध। शेर शाह सूरी एक उच्च कोटि का शासन प्रबंधक था जिसने न केवल एक विशाल साम्राज्य की स्थापना की बल्कि उस राज्य को एक कुशल तथा प्रजा हितैषी शासन भी दिया। तो उसका शासन यूँ तो केवल 5 वर्ष तक ही रहा, लेकिन उसने शासन संबंधी विभिन्न भागों को सुधारने में बड़ा योगदान दिया। शेर शाह के शासन का प्रबंध का विवरण इस प्रकार से है। उसमें सबसे पहले ऊपर आता है केंद्रीय शासन, जो इसकी इकाई का मुख्य केंद्र था और इसी केंद्र को उसने संभाला, जिसके सकारात्मक परिणाम उसे मिले। उसने अपनी राजधानी आगरा को बनाया और आगरा से प्रशासन को आसानी से चलाया जा सका, क्योंकि यह साम्राज्य के बीच में था। तो सबसे पहले शासक शेर शाह अपने प्रशासन में सर्वोच्च था। उसने सभी शक्तियों को अपने हाथों में केंद्रित किया हुआ था। राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णय वह स्वयं लिया करता था। सभी महत्वपूर्ण नियुक्तियों को वह स्वयं ही किया करता था। उसने अपने प्रत्येक अधिकारी को उसके प्रति उत्तरदायी बनाया। दूसरा, उसकी सलाहकार परिषद थी। प्रशासनिक व्यवस्था को उत्तम ढंग से चलाने के लिए उत्तम सलाहकारों का होना भी आवश्यक है। अतः इसके लिए उसने अपनी एक सलाहकार परिषद इस तरह से बनाई कि अफगान स्वयं को स्वतंत्र भी महसूस करें और विभिन्न पदों पर कार्य करते हुए किसी न किसी विभाग को भी संभालें। तीसरा, दीवान वजारत। दीवान वजारत केंद्रीय शासन में मुख्य विभाग था। इसका मुखिया शासक के बाद साम्राज्य में दूसरे स्थान पर माना जाता था। वो राजस्व प्रबंधन का ध्यान रखता था और वो अन्य विभागों पर नियंत्रण भी रखता था। उसकी स्थिति वजीर जैसी थी। तीसरा था दीवान आरिज। दीवान आरिज सेना संबंधी विभाग था। इसका मुखिया सेनापति सेना की सभी भूमिकाओं को निभाता था। सैनिकों की नियुक्ति, पदोन्नति, रसद, किले, हथियार, युद्ध संधि सबका उत्तरदायित्व इसके ऊपर था। तीसरा, उसके बाद था दीवान रसालत। ये विदेश, रसालत का अर्थ विदेश होता है, यानी विदेश संबंधी सभी गतिविधियों के आधार पर इसे विदेश विभाग भी कहा जाता है। विदेशी दूतों का स्वागत करना, रुकने की व्यवस्था करना, अपने दूतों को भेजने की व्यवस्था करना इस विभाग का कार्य थे। दीवान इंसा भी किसी भी सरकार की नीति होती कि वो जो भी काम करे जनता में प्रसारित अवश्य हो तथा जनता की समस्याओं का लगातार उन्हें ज्ञात होता रहे, और इस तरह के विभाग के कार्य जो होते थे उसके लिए उसने दीवान इंसा की स्थापना की। इसके बाद दीवान काजी। ये धार्मिक मामलों से संबंधित विभाग था। इसके मुखिया को सदर काजी या मुख्य न्यायाधीश कहा करते थे। संपूर्ण राज्य में न्याय की व्यवस्था करना तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध लाई गई अपीलों का निर्णय देना भी इसका प्रमुख कार्य था। शेर शाह को यदि धार्मिक मामलों में किसी प्रकार की सलाह की जरूरत होती तो वह इस विभाग से सलाह भी लेता था। इसके बाद दीवान बरीद। दीवान बरीद गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित विभाग था। राज्य में शांति व्यवस्था, सुरक्षा संबंधी सारी जानकारी इस विभाग को देनी होती थी। इसके बाद केंद्रीय शासन के बाद प्रांतीय शासन का नंबर आता है। शेर शाह सूरी की प्रांतीय व्यवस्था के बारे में विभिन्न इतिहासकारों में एक मत नहीं है। A.L. श्रीवास्तव का विचार है कि शेर शाह सूरी अपने राज्य को प्रांत व सूबों में नहीं बांटना चाहता था, इसलिए उसने सल्तनत काल की इक्ता यानी अक्ता प्रणाली को चलाया। इन इक्ताओं की शासन व्यवस्था भी लगभग एक समान नहीं थी। कालिका रंजन कानूनगो का मत है कि केंद्रीय शासन को स्थानीय शासन से जोड़ना चाहता था, इसलिए वह प्रांत जैसी इकाई नहीं रखना चाहता था। उसने अस्थायी तौर पर इनको प्रांतों का नाम दिया था, लेकिन वह इन्हें ठीक ढंग से प्रशासित नहीं कर पाया, लेकिन कहीं कहीं उसमें उसे प्रशासनिक समानता नहीं थी, तो उसने राज्य का प्रांतों में बंटवारा किया। परमात्मा शरण के अनुसार शेर शाह ने साम्राज्य को 47 इकाइयों में बांटा हुआ था। इन इकाइयों को सरकारें कहते थे। उस काल में सरकार क्षेत्र की दृष्टि से समान नहीं थी। जो क्षेत्र उसके प्रभाव में थे वहाँ सरकारें नहीं थी, जबकि अन्य स्थानों पर इनका आकार छोटा था। सरकारों की अधिकारी थे। पहला था सिकदारान। ये मुख्य सिकदार थे जो प्रांत का मुख्य अधिकारी था।
इसका कार्य अपने क्षेत्र में शांति व सुरक्षा की व्यवस्था करना व प्रशासन को सुचारू रूप से चलाना था। मुंसिफे उसके बाद था मुंसिफान, मुख्य मुंसिफ जो सिकदार का सहयोगी था। वो यह उसे सलाह भी देता था और कुछ मामलों में उस पर नियंत्रण भी रखता था। शेरशाह की ओर से मुख्य कार्य अपने क्षेत्र में न्याय व्यवस्था स्थापित करना था और अपने क्षेत्र में चोरी, लूटमार इत्यादि की वारदात के लिए उसे जिम्मेदार माना जाता था। अन्य अधिकारी थे हाकिम, अमीन, फौजदार इत्यादि से जाना जाता था और इनकी स्थिति इनके व्यक्तित्व था क्षेत्र के अनुरूप थी। और किसी असुरक्षित सरकार के पास, मुखिया के पास सैनिक शक्ति अधिक होती थी, उन्हें जागीर भी प्रदान की जाती थी। पंजाब में हैबात खां के पास 30,000 सैनिक थे, उसे सनद आली की उपाधि दी गई थी, जबकि ख्वास खां राजपुताना के हाकिम के पास 20,000 सैनिक थे। बंगाल के शुजात खां के पास मात्र 12,000 सैनिक थे। इसके बाद स्थानीय शासन आता है, जिसे हम परगना बोलते हैं। जो प्रांतीय इकाई की सरकार को परगनों में बांटा गया था। किस सरकार में कितने परगने हों, इसके बारे में संख्या सरकार के आकार पर निश्चित होती थी। एक सरकार में कम से कम 3 या अधिक से अधिक 7 परगने होते थे। परगना स्तर पर मुख्य अधिकारी सिकदार व मुंसिफ थे। उनके कार्यों का विभाजन उसी प्रकार का था जैसा कि सरकार के स्तर पर था। ये एक दूसरे पर नियंत्रण रखते थे तथा सहायता के लिए अमीन था फौजदार, अन्य 2 अधिकारी भी थे। उनके रिकॉर्ड रखने के लिए कारकुन होते थे। भाषा फारसी थी। इसके बाद परगना के बाद गांव आता था। गांव भारत में प्रशासन की छोटी इकाई रही है। शेरशाह ने ग्रामीण प्रशासनिक तत्वों को विशेष महत्व दिया और ग्राम शासन में सबसे प्रमुख व्यक्ति मुखिया था। वह सरकारी अधिकारी नहीं था बल्कि गांव के ही लोगों का प्रतिनिधि था। विशेष तौर पर यह एक वंश पर आधारित पद बन चुका था जो पहले से ही चला आ रहा था। वह गांव के लोगों से कर एकत्रित करता था तथा शांति व्यवस्था को भी संभालता था। सरकारी तौर पर यहाँ 3 अधिकारी थे, पटवारी, मुकद्दम व चौकीदार थे। ये सभी मुखिया को सहयोग देते थे और इनका भी उद्देश्य कर एकत्रित करना था, विद्रोह का दमन करना नहीं था, बल्कि उसने गांव में आपसी झगड़ों का निपटारा, गांव में शिक्षा, सफाई की व्यवस्था का जिम्मा इन्हीं को सौंपा हुआ था। गांव में किसी प्रकार के अपराध के लिए मुखिया को जिम्मेदार माना जाता था और सही प्रकार से निर्णय ना लेने की स्थिति में उसे हर्जाना भी देना पड़ता था। गांव में एक संगठन भी महत्वपूर्ण था जिसे पंचायत कहते थे। ये पंचायतें आज की तरह चुनी हुई नहीं थी जो जातीय व्यवस्था से बंधी हुई थी। इसके बाद सैनिक संगठन था। शेरशाह ने सैनिक संगठन के मामले में अधिक ध्यान दिया। यह उसकी सेना ही थी जिसके दम पर उसने हुमायूं को पराजित कर भारत छोड़ने के लिए मजबूर किया। सेना की संरचना की अगर बात करें तो हमें आभास होता है कि उसने सेना को मजबूत बनाने के लिए विभिन्न समूहों में विभाजित किया था और इनके बीच बढ़िया तालमेल भी बनाया था। उसकी सेना में 1.5 लाख घुड़सवार, 25,000 पैदल, 5,000 हाथी, 5,000 बंदूकची और 50 तोपें थी। उसकी प्रत्येक प्रकार की सेना एक विशेष अधिकारी के नियंत्रण में थी। शेरशाह की सुरक्षा के लिए उसकी निजी सेना का भी एक दल था। दाग व हुलिया प्रथा। शेरशाह ने महसूस किया कि तत्कालीन सेना का एक बहुत बड़ा दोष ये था कि सैनिक कई सरदारों की सेना में रहता था एक घोड़ा भी कई सेनापतियों के नेतृत्व में गिना जाता था। एक तो उसे सैन्य व्यवस्था कमजोर होती थी और दूसरी ओर राजकोष पर अनावश्यक भार पड़ता था। इस समस्या के समाधान के लिए उसने परंपरागत व्यवस्था से हटकर अलाउद्दीन खिलजी द्वारा स्थापित परंपरा को महत्व दिया। इस व्यवस्था के अनुसार घोड़े की पीठ पर दोनों ओर दाग का निशान लगाकर उस पर नंबर लिख दिए जाते थे। घोड़े की पीठ पर एक और उस सरदार का नंबर होता था जिसकी सेना का वह अंग था और दूसरी ओर घोड़े का नंबर लिखते थे। फिर वह किसी दोबारा निरीक्षण में नहीं दिखाया जाता था। इसी तरह उन्होंने सैनिकों का भी हुलिया दर्ज कर रिकॉर्ड रखने की बात कही गई थी। उसने छावनी व दुर्ग की व्यवस्था भी की थी और इसके लिए उसने सीमावर्ती क्षेत्रों को चुना। सीमा पर बने दुर्गों की मुरम्मत करवाई तो उसका विस्तार किया। उसकी सीमा दुर्ग तो इतने बड़े थे कि 5,000 से अधिक सैनिक रह सकते थे और 2 साल की रसद सामग्री जमा की जा सकती थी। उसने नियुक्ति, पदोन्नति व मुक्ति का भी उसने ध्यान दिया। वह इस बारे में कहता है, इस बारे में लिया गया कोई भी कमज़ोर निर्णय राज्य के लिए घातक सिद्ध हो सकता है। अतः उसने सैनिकों के लिए भर्ती के लिए विशेष शिविर आयोजित किए थे। इन शिविरों में सैनिकों को प्रशिक्षकों के साथ साथ अनुशासन प्रिय भी बनाया जाता था। वह
शेरवानी ने बताया कि वह सैनिक कभी भी मार नहीं खा सकता जो शेरशाह के 1 माह के शिविर में प्रशिक्षण ले चुका हो। इसके बाद उसका व्यक्तिगत व्यवहार की अगर बात करें तो शेरशाह वे सैनिकों से खुले मन से बात करता था, उनकी सलाह लेता था, उनको उचित मान सम्मान देता था। उसका राजस्व व्यवस्था व आर्थिक सुधार की बात करें तो उसने शेरशाह को राजस्व के बारे में जीवन का लंबा अनुभव सहसाराम की जागीर के रूप में पहले ही था। उसने 21 वर्ष तक इस जागीर को प्रशासन को देखा और वह इसके महत्व के बारे में भली भांति जानता था। वो मानता था कि सुदृढ़ अर्थव्यवस्था के अभाव में कोई भी साम्राज्य न तो सुरक्षित रह सकता है और न वह स्थायी व शक्तिशाली बन सकता है। आय व व्यय की मदें शेरशाह के काल में राजस्व प्रमुख लगान था और इसका अतिरिक्त व्यापारियों पर कर, लावारिस संपत्ति का अधिकार, टकसाल, नमक, चुंगी, जजिया, खम्स इत्यादि लूट का माल भी आय के साधन थे। राजस्व व्यवस्था में सुधार किया। उसने पैमाइश की। उसने सारी ज़मीन पर एक जैसा लगान वसूलना उचित नहीं समझा। उसने सारी ज़मीन की पैमाइश कराई और उसने उसके लिए सिकंदरी गज का प्रयोग किया। यह बांस का बना हुआ था और इसके प्राय सिरे टूट जाते थे। दोनों सिरों पर लोहे की पत्तियां लगवाई और पैमाइश के बाद उपजाऊ भूमि के आधार पर उसने भूमि पर कर लगाए। लगान वसूलने के तरीके। शेरशाह ने संपूर्ण साम्राज्य में एक जैसी लगान व्यवस्था लागू करने का प्रयास किया जिसकी जिम्मेदारी राजा टोडरमल को दी गई। वह मालवा, राजपूताना, मुल्तान क्षेत्र में इस व्यवस्था को लागू नहीं कर पाया। इसके बाद जैसे गल्ला बख्शी यानी बटाई, ये साम्राज्य के सभी भागों में लागू थी। खेत बटाई, लंक बटाई व रास बटाई। खेत बटाई में कृषक व सरकार के बीच खेत बोने की बाद खड़ी फसल का बंटवारा होता था, जबकि लंक बटाई में फसल काटने के बाद बंटवारा था। रास बटाई में अनाज व भूसा अलग करने के बाद बंटवारा होता था। उसने कर निर्धारण की तीसरी व्यवस्था जब्ती थी जो बाद में सर्वाधिक प्रयोग में लाई गई। राजस्व व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की बात करें तो स्थानीय स्तर पर वसूली के लिए गांव के सारे पटवारियों, चौकीदारों की भूमिका अधिक महत्वपूर्ण थी। सरकार के स्तर पर मुकद्दम आमिल नाम के अधिकारी इसे देखते थे और जिसमें कृषक की वसूलियत भी लिखवाई जाती थी। इसके बाद मुद्रा व्यवस्था में उसने सुधार किया। उसने मुद्रा व्यवस्था में 3 दोष थे। पहला था कि संपूर्ण राज्य में मुद्रा एक नहीं थी। मुद्रा में शुद्ध धातु और मिश्रण धातु का अनुपात भी स्पष्ट नहीं था और इनकी बनावट जिन टकसालों में होती थी वो प्राचीन हो गई थी। शेरशाह ने सिक्कों के प्रयोग को, पुराने सिक्कों को बंद कर दिया और उसकी जगह पर नए सिक्के जारी किए। उनने 167 ग्रेन की सोने की असरफी, 180 ग्रेन का चांदी का रुपया व तांबे के दामों का आधे, चौथाई, 8वें, 16वें हिस्से के रूप में प्रचलित किया। उसने इन सिक्कों को सरकारी टकसाल में बनवाया तो पहले उनका नवीनीकरण करवाया। सिक्कों पर अरबी नागरी लिपि में बादशाह का नाम, टकसाल का नाम था, 4 खलीफाओं के नाम भी खुदवाए। व्यापार को बढ़ावा। उसने व्यापार के लिए भी आवश्यक कदम उठाए। उसने सड़कों का जाल बिछवाया। उसने विभिन्न सड़कों पर विभिन्न सरायों का निर्माण करवाया। उसने व्यापारियों को व्यापार में कई प्रकार की सुविधाएं दी। उसने चोर, डाकुओं, लुटेरों से व्यापारियों की रक्षा की, सामान की रक्षा की जिम्मेदारी स्थानीय अधिकारियों को दी। उसने चुंगी प्रणाली को बंद कर दिया। उसने केवल 2 बार चुंगी लगाने की आज्ञा दी, एक वस्तु के बाजार में प्रवेश करते समय और एक अंतिम बिकते समय। माप तोल के बाट का भी उसने मानक मूल्य व भार निश्चित किया। उसने कम तोलने वालों में मिश्रण करने वालों के लिए कठोर दंड की नीति अपनाई। उसका न्याय प्रशासन की बात करें तो शेरशाह की पहचान अलग है। वह कहा करता था कि न्याय सबसे उत्तम धार्मिक संस्कार है। उसने निष्पक्ष व शीघ्र न्याय की ओर उसने विशेष ध्यान दिया। वह न्याय करते समय छोटा बड़ा, अमीर गरीब, हिंदू मुस्लिम इत्यादि का अंतर नहीं करता था। उसके काल में न्याय के स्रोत धर्म यानी इस्लाम, समाज व उसकी मान्यता, पंचायती निर्णय पर व राजा की आज्ञाएं थी। किसी भी स्थिति में, किसी भी प्रकार की विवाद की स्थिति में राज आज्ञाओं को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता था। वह सबसे ऊपर खुद न्याय का अंतिम स्रोत था। उसकी सलाह के लिए दीवाने काजी थी। शेरशाह स्वयं बुधवार को दरबार लगाता था और शेष अन्य दिन मुख्य काजी ये भूमिका निभाता था। सरकारों में मुंसीफ, परगने के मुंसीफ, गांव में फैसले पंचायत के द्वारा दिए जाते थे। पुलिस व गुप्तचर व्यवस्था भी उसकी अच्छी थी। उसने इस ओर भी राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल की व्यवस्था की।
यह पुलिस बल सैनिक अधिकारियों के नियंत्रण में काम करता था और शांति व्यवस्था से संबंधित अधिकारियों को अपने क्षेत्र में होने वाले अपराधों के लिए जिम्मेदार माना जाता था। मुकद्दम, चौकीदार व अन्य जिम्मेदार व्यक्ति यदि दोषी के बारे में जानकारी नहीं दे पाते थे तो वही दंड उन्हें मिलता था जो दोषी के लिए निर्धारित था। पूरे राज्य में शांति व्यवस्था बनी हुई थी, अपराध लगभग समाप्त हो गए थे। उसने जन कल्याण के भी कार्य किए। उसने सड़कों का निर्माण करवाया। उसकी सबसे पहली एवं सबसे बड़ी सड़क साम्राज्य की पूर्वी सीमा बंगाल में सोनार गांव से लेकर के पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र रोहतास तक जाती थी। बाद में यह मार्ग आज राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 व 2 के रूप में माना जाता है। इसे शेरशाह सूरी राष्ट्रीय राजमार्ग के नाम से भी जानते हैं। दूसरी सड़क आगरा से लेकर बुरहानपुर तक जाती थी और जो वर्तमान में उत्तरी व दक्षिणी मार्ग को जोड़ता है। अंग्रेजी शासन काल तक विंध्याचल व सतपुड़ा पर्वतों से होकर गुजरने वाली यह एक सड़क मात्र थी। तीसरी सड़क आगरा से शुरू होकर राजपूताना के प्रमुख स्थानों जोधपुर व चित्तौड़ को जोड़ती थी। चौथी सड़क लाहौर व मुल्तान को जोड़ती थी। अपनी सड़क पर उसने 2-2 कोस में सरायों का निर्माण करवाया। इसमें हिंदू व मुसलमानों के रहने की अलग व्यवस्था होती थी। उसने डाक विभाग की स्थापना की ताकि संदेशों को आदान प्रदान के लिए सड़कों का सदुपयोग करते हुए उसने एक उन्नत डाक विभाग की स्थापना की। शिक्षा तथा साहित्य एवं कला को प्रोत्साहित किया। उसने हिंदू मुसलमानों को शिक्षण संस्थाएं स्थापित करने के लिए कहा। उसने मदरसों मकतबों की स्थापना की। उसने विभिन्न शिक्षण संस्थानों में कार्य करने वाले मौलवी को सरकार की ओर से खर्च देने हेतु धन देने की व्यवस्था भी की। उसने कुछ साहित्यकारों को भी संरक्षण दिया, जिनमें प्रमुख मलिक मोहम्मद जायसी जिसने पद्मावत लिखी, आखिरी कलाम जिसने लिखी आदि। दान विभाग की स्थापना भी उसने की। शेरशाह के क्षेत्र में एक बड़ी भूमिका को नहीं निभा सकते थे, लेकिन उसके लिए उसने एक विभाग का गठन किया। इसमें अधिकारियों को अनाथ लोगों की सहायता करने के लिए कहा गया। उसने सरकार की ओर से लंगर की व्यवस्था भी की, जहाँ जरूरतमंद भोजन करते थे। धार्मिक नीति की बात करें तो शेरशाह की धार्मिक नीति के बारे में तत्कालीन साक्ष्यों, आधुनिक इतिहासकारों के बीच मतभेद है। कालिका रंजन कानूनगो ने उनकी सहिष्णुता की नीति की प्रशंसा की। उनके अनुसार वह हिंदू व मुस्लिमों के प्रति सम्मानजनक व्यवहार रखता था। उसने हिंदुओं को भी अपने साम्राज्य में ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किया। उसकी भू राजस्व व्यवस्था को प्रसिद्ध हिंदू सरदार टोडरमल ने इस विकसित अवस्था तक पहुँचाया। कुछ इतिहासकारों ने शेरशाह के बारे में यह भी कहा कि वह कट्टर सुन्नी मुसलमान था। इस कारण उसने जजिया नहीं हटाया और कई स्थानों पर उसने ऐसी कार्य प्रणाली अपनाई कि उसकी धर्मांधता की पुष्टि होती है। दोनों पक्षों के बारे में जानने के उपरांत एक बात स्पष्ट हो जाती है कि शेरशाह को धर्मांध बताकर आलोचना करना कोई समझदारी नहीं है। हमें किसी भी व्यक्ति के बारे में कोई विचार बनाने से पहले तत्कालिक परिस्थितियों को समझना चाहिए। जहाँ उसने हिंदुओं के प्रति कठोर नीति अपनाई, उसके प्रति उसका दृष्टिकोण राजनीतिक या फिर विजय प्राप्त करना था। मध्यकालीन भारत के शासकों में शेरशाह पहला शासक है जिसने पहली बार हिंदुओं को इतना सम्मानजनक व्यवहार दिया। शेरशाह का मूल्यांकन की बात करें तो यह स्वीकार किया जा सकता है कि उसका स्थान भारत के सफल शासकों में है। उसने विकट परिस्थितियों में एक सामान्य व्यक्ति के रूप में जीवन प्रारंभ किया और वह अपनी योग्यता, कर्तव्यपरायणता तथा मेहनत की प्रवृत्ति से वह बहुत आगे बढ़ गया। बाबर आगमन व विजयों से भारत में अफगानी शक्ति को जो आघात पहुंचा था एवं प्रथम अफगान राज्य समाप्त हो गया था। अफगानों में जो थोड़ी बहुत शक्ति बची थी वह घाघरा की लड़ाई में समाप्त हो चुकी थी। ऐसे में शेरशाह ने अफगानों के मन में फिर से राज्य प्राप्त करने की लालसा जगाई और अपने उद्देश्य में सफल रहा। इस तरह से वह एक विजेता, कुशल योद्धा, उच्च कोटि का प्रशासक, सहिष्णु, धर्मपरायण शासक तथा कला व साहित्य के संरक्षक के रूप में विख्यात हो गया। चैप्टर नंबर 2 में इतना ही था। अगली वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।